Bangladesh, and my topic is teaching approaches and strategies for science. So today I will tell you something that how we will teach. पहले से ही हम लोग तो शुरू से ही चैलेंज को लगा कि किस प्रकार से हम लोग साइंस को टीचिंग करें. If this teaching learning activities are effective, students can reach the goals of life by acquisition of knowledge, skills and values in science. अगर आपका टीचिंग इफेक्टिव है, अगर सही से प्रॉपर नॉलेज अगर साइंस के बारे में, तो आप अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, उसके क्यूरियोसिटी को बढ़ा सकते हैं. अभी हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि जो जिधर भी आप अगर अपने आंखों को दौड़ाइएगा, सब तरफ आपको साइंस का ही कमाल नजर आएगा. हर तरफ है ना, जिधर भी आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम आवर क्वेश्चन. So if I want to, if you don't mind, may I ask one question? So how will you define that this is what is a pen? So how will you define? प्रत्येक चीज का आपको डिफिनेशन होता है, आपको कोई साइंस देना पड़ता है कि हर चीज का डिफिनेशन होता है प्रॉपर. तो लेकिन नो, so how will you define that? What is pen? Anybody else? It's a medium through which we can express our knowledge. Yes, you know, and anyone, if there is different answer? No. You can say this is our object by which we can express our ideas, feelings, or knowledge. है ना, इन कर सकते हैं हम लोग in the written form. है ना, मतलब यहाँ पे मतलब लिख करके किसी को हम आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फिर हो सकते हैं डिफिनेशन. तो साइंस में लोग क्या डिफिनेशन पर भी जोड़ देते हैं. डिफिनेशन से अगर समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस है, जो मतलब आप जो कभी नहीं देखा पेन जो बैक बॉल अगर शुरू से अगर वो मतलब जिसकी आंख में जो नहीं देख पा रहा, ठीक है, उसको बोलेगा पेन तो समझ पाएगा, तो देखिए ये करेगा, विजुअलाइज करेगा. तो अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों के मन में, माइंड में हम लोग क्रिएटिविटी डेवलप करना पड़ेगा. चाहे किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. अगर जब तक कि बच्चे के माइंड में विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो उसके बारे में पकड़ नहीं पाएगा. अगर आप पेन बोलिएगा तो उसको ऑलरेडी उसको पता होना चाहिए. जिससे अगर पेन बोलूँगा तो ऑटोमेटिक उसके माइंड में है कि एक पेन के बारे में उसके माइंड में क्रिएट हो जाएगा, एक पेन होता है जिसको लिखने का काम करते हैं. अगर जैसे बहुत सारे लोग देखिएगा कि आपकी ऑक्टोपस जैसे बायोलॉजी में उसमें देखिएगा उसका चोंच भी होता था, पैर भी होता था, पूंछ भी होता था. तो इसलिए वहाँ पर हम लोग ये कर सके आपके क्या नहीं सुनेगा वो भी ये करेगा. अगर हम डायनासोर की बात करेंगे तो वहाँ पर डायनासोर जैसे ही बोलते हैं तो लोगों के माइंड में आता है डायनासोर कुछ है, बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है, जो स्तनधारी जानवर है, जो शाकाहारी के अंतर्गत जाता है और मांसाहारी के अंतर्गत, मतलब एक बोले तो एक फिगर क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में. अब उसके पे समझ आ सकेंगे. तो दैट इज अ साइंस. या उस पर जो देते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन करने को. So let us know the proper definition of science as defined by Dr. Rosalind Yalom, a Nobel laureate in medicine, जो मेडिसिन के क्षेत्र में वो अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है. According to him, science is not simply a collection of facts. साइंस में सिंपली कोई भी चीज जैसे होता है एनवायरनमेंट में कोई भी चीज हो रहा है तो सबको जान रहा है, लेकिन होता है किस वजह से, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, क्या होता है, कैसे हो रहा है, दैट इज साइंस. तो जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था जैसे हमारे केमिस्ट्री में एक टॉपिक पर जो लिखा था fact is important, explanation is more important than the fact. कोई भी चीज है ना, एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट. कोई भी चीज है वो इतना मैंने नहीं करता कि ये चीज हो रही है. अगर सूर्य अगर सन अगर पूरब से उग रही है तो इतना मैंने नहीं करा कि पूरब से उग रही है तो कैसे उग रही, क्यों उग रही है, क्या कारण इसके पीछे क्या, इसलिए इसका क्या तथ्य है. तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देते हैं. हमारे केमिस्ट्री में कोई चीज़ है ना, अब कोई भी साइंस में, चाहे फिजिक्स में ले लो, आप बायोलॉजी में ले लो, जितना भी साइंस का सेक्टर है, तो आप जब तक उसका एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, तब तक कैसे समझ में आएगा. सूरज जो है आपको पूर्व से निकलता ही सबको मालूम है, लेकिन क्या उसके पीछे क्या तथ्य है, क्या रीजन है, ये तो जानना बहुत बड़ा
ये क्या बात है? सो दैट हाँ Science says about that the sun rises from the east. क्या दो साइंस बोलता है कि सन उगता है? हम इस पर नहीं जोड़ दे रहे, हम ये बता रहे हैं How do you कि understand that sun rises? मेरा कहने का मतलब है जैसे सूर्य पूर्व की ओर से उगती है, ये तो हम लोग सबको मालूम है। लेकिन अगर हम साइंस के मुताबिक चलेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों उगती, कैसे उगती है, सब है ना, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ, है ना। तो उसके अनुसार हम लोग पता कर पाएंगे कि अर्थ ये जो सूर्य है वो उगती नहीं है, बल्कि हमारा जो अर्थ जो रोटेट हो है उसके अनुसार हम लोग पता करते हैं कि वो हमेशा उधर से निकल रही है। क्या लोग कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे? इसके आप इसके अनुसार चलेगा, अगर बुक के अनुसार तो मेरिडियन और क्या ये ज्योग्राफी वगैरह जो बताएंगे मेरिडियन ऑफ प्राइम के बारे में, तो उस पे चले जाएंगे जो रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस लैंड मानेंगे, इक्वेटर और मेरिडियन। हाँ वही चीज है। उसका रेफरेंस नंबर ये डिग्री डिवाइड किए गए हैं, 15 डिग्री का जो लेता है जब टॉप आंसर प्रदेश और फिर गुजरात जो इसका 5 मिनट का डिफरेंस होते हैं, 2 घंटा है 2 घंटे का वो इंडियन स्टैंडर्ड डिग्री कैसे निकालेंगे? बता देंगे। देखो एक लाइन 15 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री में दो देशांतर के बीच अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो उसके भी मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में हमको टाइम कितना लगता है? फिर हम ये एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में ठीक है, अगर को फर्क थी 15 डिग्री में 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट हमको समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में। तो उसी तरह से आप अगर 15 देशांतर को आप अगर पार करते हैं तो 15 गुने 4, तो उसके साथ 1 घंटा लगता है। हाँ तब होगा वो। और उसके बाद हम प्रदूषण तो नहीं किए हैं, आगे पर से देखिएगा ना। कर ले। Science is not simply a collection of facts. It is a discipline of thinking about rational solutions to problems after establishing the basic facts derived from observations. It is hypothesizing from what is known to what might be and then attempting to test the hypothesis. Logical thinking must come first. The facts can come later. जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। आइंस्टीन जब से स्कूल में जैसे जा रहे थे तो उस समय जो उसकी बहन थी यूरी, जब बता रहे थे तो पढ़ने में उतना ये ठीक ठाक नहीं थे। तो जब उसको पूछा गया है ना, जब उसकी बहन उसको पूछती है क्या तुम पढ़ने में आखिर क्या करने के इंटरेस्ट ले रहा, तो वो उससे बताते हैं कि बुक में लिखा हुआ हम तभी पढ़ सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको ये चीज़ जानना है, ठीक है, कि हमको जो बुक में नहीं लिखा वो चीज़ हमको जानना, तो टीचर वो क्यों नहीं बताते, जबकि हमें चीज़ जानना बुक में लिखा हुआ आज हम कलम से पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन टीचर को ये बताना चाहिए कि जो चीज़ बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते कि टीचर वही चीज़ को बताते हैं बुक में लिखा हुआ और समझ। तो इस तरह से मतलब उसका थिंकिंग वही था, और बाद में उन्होंने क्या डिस्कवर किया आके आपके सामने ला कर रख दिया तो आपको मालूम होगा, ठीक है। वही कारण है जो आपको मालूम है कि वो नोबेल लॉरेटी है। Some of the important attitudes students will have to learn and demonstrate in science include curiosity. You know the curiosity that means जिज्ञासा। इसमें जिज्ञासा बहुत जरूरी है। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं है तो फिर आगे पढ़ाने का मतलब ही नहीं। आप देना चाह रहे हैं, लेना नहीं चाह रहे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वो लेना चाह रहे, अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। आपको दोनों तरफ से बैलेंस करना जरूरी पड़ेगा। दैट इज इक्विलिब्रियम मस्ट बी अकर देयर। सेकंड वन इज ऑनेस्टी, और उसके बाद ईमानदारी होना जरूरी है। नहीं थोड़ा सा भी लापरवाही इसमें हो जाएगा तो प्रैक्टिकल के थॉक में आपको बहुत सारा कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। मेरे को याद है जब हम कोलंबस में कुछ एक्टिविटी करवा रहे थे हमारे टीचर, तो उस समय क्या था कि जैसे एसिड और बेस के नाक में फ्यूम रिलीज हो रहा था वहाँ से, तो जब फ्यूम रिलीज हो रही थी तो एक लड़की थी नाक में रुमाल ढक ली, तो फिर हमारे जो प्रोफेसर थे कोलंबस के, तो वो उसको डांटने लगे कि जब आप साइंस लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी फ्यूम आप जब नहीं कर सकते फिर आप साइंस क्यों लिए, तो आपके झेलने का जब ये नहीं है तो साइंस क्यों लिए आप, तो उससे अच्छा था कि आप साइंस नहीं पढ़ते मैं केमिस्ट्री ले लेते। अब लेने का क्या मकसद हो, आप थोड़ा सा भी उसको बर्दाश्त कीजिए, आपको इतना चैलेंज करना ही पड़ेगा। अब साइंस के केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, आप थोड़ा सा फ्यूम नहीं सहन कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है भाई, और समझ। सो दैट इज द ऑनेस्टी, मतलब लापरवाही उसमें किसी भी तरह का नहीं बरतना है, या फिर हम लोग उसके रेस्पेक्ट में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। सेकंड वन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इसका मतलब क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिविटी
सेकंड वन इज ओपननेस, खुला आपका के प्रति पूरा अपने आप में होना चाहिए क्या? हाँ वो मतलब ओपननेस, व्हाट आर यू थिंकिंग, हाउ आर यू थिंकिंग, पूरी तरह से उसके कौन सा मतलब एक्सप्रेस होना जरूरी है। आपके अंदर क्या दिख रहा है, क्या फीलिंग्स, उसको एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं, जो मतलब अपनी बातों को हाँ होना जरूरी है। सेकंड वन इज रिजर्वेंस, स्केप्टिसिज्म, निष्पक्षतावाद, आपको निष्पक्ष रूप से उस चीज के प्रति उत्तरदायी होना अति आवश्यक। एंड थर्ड लास्ट वन इज विथहोल्डिंग जजमेंट, आप उतना जल्दी आप जज नहीं कर सकते कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, उसके प्रति आपको रिस्पॉन्सिव होना है, वेट करना है, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। Characteristics of learners which are relevant to science teaching, कुछ यहाँ पर विशेषताएं हैं जो साइंस टीचिंग में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। Learners learn and develop as a whole person, सबसे पहले उसको एक मतलब जैसे कि अभी हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो पहले कुछ पढ़ के जानते हैं, तभी पता आपको आधा आधा लोग लगे तो उसके पता होगा अपने भी ठीक नहीं हो पाएगा, वहाँ पर जाएगा कुछ बताने के लिए कुछ और अगर वैसा कुछ बीच में मोमेंट आ गया जब उसको बताने के लिए नहीं पाएगा आपको तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पर। So the learners cognitive, affective, physical, social and emotional areas are intricately intertwined. Learners cannot grow in one area without affecting the other area. इसका मतलब है कि आपको संज्ञानात्मक, भावनात्मक या फिर भौतिक रूप से मतलब physically, social and emotional areas are intricately intertwined. मतलब आपको पूरी तरह से उसमें होना जरूरी है, चाहे आपको मेंटली या फिर फिजिकली या इमोशनली अपना से साइंस में आप ये करता है। तो आपका ध्यान कहीं और है, आप अगर लैब एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आपके साथ बट ये भी होने का इस तरह से जैसे कुछ विधि में मैंने ये हम लोग जैसे कुछ लैब एक्टिविटी कर रहे थे तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी एक लड़की आई थी जो एसिड को जब वो जल्दी मिल जाने के कारण में एक बूंद उसका ये गिर गया, फिर क्या होता है एसिड इतना खतरनाक होता है कि आपके शरीर पे आपके कपड़े को जला देती है, तो वो क्या देखते तो उसका पूरा कपड़ा जो था ऊपर ये हो गया, फट गया। तो थोड़ा सा लापरवाही बरतने का उसका नतीजा तो कुछ और हो जाएगा। सर कोई इंसान को एसिड अगर पड़ गया है उसका पानी देकर कम करने के लिए मतलब तुरंत हम फर्स्ट एड के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके पास बच्चा को जैसे पाला अगर जैसे पानी है, पानी से हम इलाज कर सकेंगे, अगर दूसरा चीज तो बेस किसी भी इंसान मतलब ये बात आई थिंक सभी को जाननी चाहिए, किसी को भी अगर पड़ गया एसिड तो दूध उसके ऊपर तब तक डालिए जब तक वो दूध फटता जा रहा है, जब तक दूध फटना बंद ना हो जाए तब तक आप किसी का जो असर है वो मतलब वो उस प्लेस पर रहता है। हमसे कुछ एक रेमेडी बताए हैं, वो कहाँ से वो नहीं पता। आजकल पॉकेट वाला दूध मैडम सब जगह पे मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, बोले चीज है तो उसमें नहीं लगा आप बोलते पानी फेडिंग मिल जाएगा, पानी से भी आपका एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर किया जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन भी सही है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अब ठीक क्लास लिए मिला दिया पूछो कुछ बता दो उसको, फिर पसीने निकल जाएंगे, पसीने निकल दो। हाँ हाँ मनोहर सर कुछ पूछ रहे हैं। Here is the word, sir. Learner long. Can you please tell me about the cognitive and practice, which kind of the process we can use in the classroom? And after this, I will ask you one more question in my mind. Just I want to ask you. You have just your topic was that something approaching. Just I want to ask you, sir, what is your teaching approach? That means what is the destination? What is the attitude? That is the approach. You were just explaining about that the teaching approach of the science. So only we will apply whenever I will teach science. Not I am the subject when I will teach, then I can use this
describe. I am not telling you about the approaches. I am also telling you about the strategies also. Strategies. There is both. There are two words are written there. The approaches and the second one is strategies. Sure. That's what I am telling you. The teaching approach, what is teaching approach? दोनों के बारे में I will tell you later about the all these are what are you looking here, that all these are the teaching approaches, that how are you teaching, okay, how are you teaching, that is the learner learn and develop as a whole person. अगर आप पहले जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले बताया कि अगर आप पहले से पढ़ करके पहले से उसका नॉलेज नहीं है, आप तुरंत चले गए क्लास अगर उसको पढ़ा रहे हैं आधा अधूरा, तो मैंने पहले बताया कि उसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर आप जैसे एसिड के बारे में बोल रहे तो इसीलिए talking about the acid, I am talking about cognitive. मैंने एग्जांपल लेकर बता रहा हूं सर, आई एम नॉट टेलिंग एनी अदर थिंग्स। बस आज मैं एग्जांपल लेकर कोई बात नहीं समझ रहा तो उसको तो दूसरा लैंग्वेज समझा ही सकते हैं। जस्ट आप The last question, what does the mean of cognitive? कॉग्निटिव संज्ञानात्मक आपको एक फिजिकली एक ये होना So how can we apply in a classroom? laboratory they physically, In another subject there is no laboratory. I said whenever I have to teach English and then there is but I laboratory. am telling you, no, I am not telling about this science, English, I am telling about this science. So laboratory requires for the science, not English. Sometime before you said about that strategy, we can apply in all subjects. There is Did I a say strategy you are talking about. no, I did not say. You said about the strategy. Did I say to teach strategies? I am telling you about the science only, not to any other subject. Sangyanaatmak things, it means the cognitive things we can only apply in a science whenever I will teach. Yes. Only science. But we cannot apply in You another. can apply in English also, but I am telling about the science. Okay, I am not going in English. डायनासोर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कॉग्निटिव मतलब डायनासोर के बारे में बोले तो उसका इमेज माइंड में बन This जाए। is to be the mind, that is the point. And again, when I ask you the first question about your topic, so you have to get to the topic, there is mention teaching approach and strategy of science. Yes, yes. When I ask you what is teaching approach, you said that not it's only the teaching approach of science, there is strategy in another subject. You said that. About that. So that is why I'm asking you the which kind of the cognitive things I can apply in the classroom. This is the question. This is the problem. Oh. Second one is learners grow through the same predictable 8 stages but at different rates. You see the meaning there. This means that children of the same age. This means that children of the same age group may not exhibit uniform characteristics. Some may be more intellectual or socially advanced than the others in the same age group. When you are teaching them, अगर आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं कि मतलब सब सेम ही एज ग्रुप में सब एक ही लगे। सपोज अगर आप सब 14 इयर्स और 15 इयर्स के बीच में सब बैठे हुए सपोज, तो आप सबका सोचने समझने की क्षमता सबका अलग अलग है ना, सबका बौद्धिक क्षमता सबका अलग अलग है ज्ञान करने का। तो अगर आप जब तक बेसिक स्टेज से नहीं समझाइएगा तो नहीं समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ, जैसे अगर आप एसिड के रूप में पढ़ाना चाह रहे हैं, मान लो उसके एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे ज़्यादा समझाने से थोड़ा ज़्यादा ये आते हैं एसिड और बेस में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद बहुत सारे समय देखेंगे कैटेगराइज करने का। जैसे आप लोअर क्लास में पढ़ा रहे तो सबसे पहले आप बताइएगा कि नहीं एसिड का मतलब बेस क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं भाई एसिड जो होता है खट्टा लगता है और बेस जो होता है तो कड़वा लगता है। इसलिए एग्जाम्पल में देंगे कि बेस में आपका साबुन हो जाएगा, कभी मीठा जो जितना भी तीखा वाला चीज़ है वो आपका बेस आ जाएगा। आप दूसरा एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि जितना भी खट्टा वाला चीज़ है वो एसिड है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो उसमें आता है कि क्या हर चीज़ को टेस्ट करना पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं आप जैसे ले लीजिएगा तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम आगे स्टेप में बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये जो था आपका ब्लड टेस्ट क्या था, तो आगे चलते हुए ये तो केमिकल के आधार पर थोड़ा सा टेस्ट करवाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा आपको मिलेगा इन्वायरमेंट में जिसको रिएक्शन करवा करके देखेंगे। आपको लिटमस का एग्जाम्पल लिया गया लिटमस पेपर का। जो लिटमस पेपर है आपको जो ब्लू को क्या करेगा, एसिड में क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो आपको पता होगा कि जो ब्लू रेड लिटमस पेपर को जब बेस में लगाएगा ब्लू कर देगा। वो आपका एक मेजरमेंट करने का मतलब उसका क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइज करने की कौन एसिड है कौन बेस है, ये एक माध्यम बन के लिटमस पेपर के माध्यम से। फर्दर आप आगे क्लास में जाएगा तो इसके बारे में और बहुत सारा उनको बताना पड़ेगा। तो जैसे कि कभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे आपको चीटी से काट दी तो आपको मालूम है ना, चीटी काट दे तो आप देखिएगा कि कभी जैसे आयरन को वहाँ पर आयरन स्लिप पर क्या किया, आयरन को टच किया जाता है ना।
तो सब इसका एग्जांपल दिया बस ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसको बताना पड़ेगा कि आयन है रेड आयन, उसमें क्या होता है कि उसमें एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो प्रोबेबली करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब वहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि भाई क्यों उसमें हम आयरन का रड को ही टच करवाते, क्या कारण है नहीं? तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में कि देखिए वो आपका एक तरह से जो ये वो एसिड था फॉर्मिक एसिड जो आपके शरीर में इंजेक्ट हुआ। अब बाद में जब वो रड को जब टच करवाए तो वो एक प्रकार का क्या था, बेस था। तो एसिड और बेस क्या है, दोनों रेट के न्यूट्रल हो गया, कोई भी चीज़ को दो अलग अलग मिला के न्यूट्रल हो जाता। तो इस तरह से उसका एक रिमेडी हो जाएगा क्या, आयरन। तो इसलिए होता है। तो वहाँ पर आयरन ही पड़ेगा, आपको आयरन ऑक्साइड देना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर ऑक्साइड हो जाता है किसी भी मेटल में रिएक्शन करके सर वो जो पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ। उस पॉइंट का आप जो अभी मतलब कर रहे हैं, हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कि वहाँ पे सर डिफरेंट रेट्स, ठीक है, और सा मतलब ये जो पॉइंट है और वहाँ पे जो है आप डिफरेंट स्टेजेस। तो वही मैं बता रहा था कि एक बात में कोई एक ही एज का लोग नहीं बनता। अगर सपोज अगर एक ही एज का है तो सबका समझने की दर, सबका समझने की क्षमता अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है। कोई थोड़ा लेट से समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझेंगे। तो जो जिस भाषा में समझने पा रहे हैं उसी भाषा में लेकर समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करा था आप लोग को, पर समझ। तो इसी मैंने बता रहा था कि एक ही क्लास में एक ही में क्या टीचर तो एक ही, ब्लैक बोर्ड भी एक है, केवल स्टूडेंट अलग अलग है। तो एक बच्चा टॉप कर रहा, दूसरा बच्चा टॉप नहीं कर पा रहा, क्या कारण है? ब्लैक बोर्ड तो एक ही है, टीचर भी एक है, समझा तो एक ही को रहा है, समझ तो अलग अलग रहा। तो समझने का रेट दर अलग अलग है, जिसके कारण से एक जो थोड़ा ज़्यादा गेम कर लेता है वो थोड़ा अव्वल हो जाता है, थोड़ा कम कर लेता है। वगैरह भी इसी में आ जाएगा। हाँ तो ये बता रहा था, इसलिए उतना थोड़ा लंबा चलेगा तो एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ बोलिए Sir, I have a problem Yes, sir. related to the strategy. I have a problem in the question like what is oxidation and reduction. I have to be understand हमको स्टूडेंट को बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। अच्छा ठीक है। ऑक्सीडेशन में किसी चीज़ का ऑक्सीडाइज होना मतलब उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। कैसे बताएं सर, प्रैक्टिकली कैसे बताएं? प्रैक्टिकल देखिएगा कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल, जितना भी मेटल है वो जल्दी रिएक्टिव होता है। तो मालूम होगा आपको थोड़ा, तो इसके बारे में अगर देखना चाहेंगे कि कैसे ऑक्सीडाइज, ये तो चैप्टर का चीज़ है लेकिन इसको बताएंगे तो एक मिनट भी बताना चाह रहे हैं। हाँ तो अगर हम जैसे आप बता रहे हैं तो भाई उसके लिए आपको नॉलेज तो होना जरूरी है कि मेटल कौन ज़्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव होता है। ऐसे एक जन को बता देंगे तो भाई थोड़ा बोरिंग लगेगा, बता दे रहे हैं। जैसे अगर बात करेंगे हम कि मेटल का प्राय जितना भी मेटल होता है नॉन मेटल की तुलना में मोस्ट रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर हम उसको सिंपली से छोड़ देंगे तो उस पर एक ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाना, है ना। तो कोई भी उसकी तुलना में नॉन मेटल की बात करेंगे वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है मेटल की तुलना में, ठीक है। उस पर ऑक्साइड का लेयर कम हो जाता है। आपको मालूम है जब प्योरिसिटी जब शुरू में जब ये बनाया जा रहा था तो उस समय ऑक्सीजन को आधार माना गया, इसलिए आधार माना गया क्योंकि ऑक्सीजन सभी जगह अवेलेबल है। अब ऑक्सीजन सभी जगह अवेलेबल है, किसी से रिएक्ट कर जाएगा। हमारा क्लास फर्स्ट का बात कर रहे हैं, है कि नहीं, तो इसीलिए उसको आधार माना गया। तो अभी जो हम बता रहे हैं किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन का मतलब होता है कि वहाँ जैसे कोई एलिमेंट उसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है या तो फिर जैसे वो कुछ ऑक्साइड हो चुका है तो वो जो ऑक्साइड बन चुका उनमें से जो ऑक्सीजन का रिलीज हो जाना या उससे ऑक्सीजन का जो हट जाना उसी को बोलेंगे रिड्यूस हो जाना। और दूसरा टर्म हम उसी को ऑपोजिट बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिड्यूस हो जाना। एक मिनट, अगर आप इसी को फर्दर क्लास में अगर 12th में जाइएगा एक मिनट सर, तो वहाँ पर दूसरा तरह से टर्म आती है, वहाँ पर आता क्या लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सर? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा बोलेंगे जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, वहाँ एजेंट की तरह काम करेगा जो क्या करेगा एक ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे को प्रदान करेगा क्या हाइड्रोजन या फिर बोलेगा जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। 10th क्लास के बुक में आपको केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिया गया। अगर आप सेकेंडरी लेवल पे चले जाते हैं 11th 12th में तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा चर्चा किया गया। और क्या सर तो आप ही को समझ रहे हैं, बाकी सबको ये कर सबको समझ में आएगा। सर वही तो है डिफरेंट रेट्स। एक एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल समझा रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक मिनट सर, जैसे आप कुरकुरे सब खाते होंगे, कोई भी चीज़ जैसे चिप्स में ज़्यादा रखा जाता है, खोल के देखिए थोड़ा रख दीजिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब उसमें वही ऑक्सीजन घुस जाता है। इसलिए उसको ऑक्सीजन से प्रिवेंट होने के लिए ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए हाँ हम लोग क्या करेंगे उसको उस गैस डाला जाता है इसको नाइट्रोजन गैस और उसको हम लोग इनक्लोज करते हैं किस प्लास्टिक में। प्लास्टिक इज द बैरियर ऑफ ऑक्सीजन,
सेकंड चीज सर, अगर हम बात करें कि किस तरह से उनको प्रिवेंट करेगा फर्दर ऑक्सीडेशन, इसलिए वो तेल जाते हैं, तेल नहीं डाले देखिएगा धुआं जाएगा, खराब हो जाएगा, खूब लग जाएगा जब भी बोलते हैं तो ये चीज और कुछ Next slide. हाँ अशोक सर पूछ कॉन्सेप्ट जानता है दीपक जलने का ये सुनते ही ऊपर जाता है क्या कारण है? गुड क्वेश्चन सर, यस साइंस में बहुत सारे ऐसे चीज होता है कि आपको पढ़ने वाला आपको हर चीज के बारे में जानना कुछ तो जान सकते हैं, वो ठीक बोल रहे हैं कि जैसे दीपक जल रहे हैं तो नीचे में तो तेल रखा हुआ है, ऊपर में तो मोमबत्ती जल रही है, क्या कारण है कि तेल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो खींच नहीं रहा। तो हर जगह से इसको बोलते हैं सर कैपिलरी एक्शन बोलते हैं बस, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन के थ्रू से तेल ऊपर चढ़ती है, वही एक्शन आपका बोलेगा प्लांट में नहीं होता, ठीक है, प्लांट में नहीं होता है कि जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करेगा वो वाटर क्या होगा आपका एक एरिया पार्ट में बाकी में तेल चढ़ता है कि चढ़ती है? राइट क्वेश्चन, राइट सही क्वेश्चन। से सूझ उगती है सर, उसी तरह से जो सर बेसिक क्वेश्चन ठीक है सर, ठीक है ओके। कंटिन्यू करिए। यार ऐसा बात करता है, बहुत सारा कंपटीशन भी आ जाता है हमारे साइंस में, है ना, तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं उसको समझाना तो बहुत हर चीज को प्रैक्टिकल चीज को थ्योरेटिकली समझाना पॉसिबल तो नहीं, लेकिन मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, है ना, भैया हम भी सोच रहे हैं समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी काटेगा तो रट सका नहीं। हम कुछ करने का बात करेंगे, हम तो रेड एंड का सर हम बोले रेड एंड का मैं केवल रेड एंड का बात कर रहा हूँ, मैं कि कोई भी चीज काटने की बात नहीं। लामरीच है, इनका कहना कि कुत्ता काटेगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब आप नोट कर कुछ कुत्ता है ना सर, आप नोट कर वो रेड एंड। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड टाइम से तो कुछ एक्टिविटी का और सारा के डिस्कस हो जाएगा। लर्नर्स लर्न बेस्ट थ्रू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद कंक्रीट एक्सपीरियंस, है ना सर। रिसर्च स्टडीज शो दैट द यूज ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मतलब हम प्रैक्टिकल कुछ करके देखते हैं, है ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस। कोई भी चीज को ऐसे छुट्टी बता दीजिए थ्योरेटिकली तो अपना बच्चा गेन नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब कुछ वर्क करके दिखाएगा, ये करके दिखाएगा। तो मैंने भी सोचा था उसको एक्टिविटी करने का, उससे पहले मैं थोड़ा दूसरा एक्टिविटी बता देना चाहता हूँ, जैसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास एक डायग्राम लीव्स है, हाँ, इस लीव्स का जो आपको यहाँ देख रहे हैं ये पिक्चर है, और इसमें जो आपको दिया गया पैरेलल ये तो इसके माध्यम से आप नाम मतलब चाहेंगे तो जड़ भी पता कर सकते हैं इस प्लांट का। इस जो लीव्स का जो स्ट्रक्चर है, ये जो वेव्स और पेशल को देख करके हम लोग इससे पता भी कर सकेंगे कि इसका जड़ कैसा होगा, है ना सर? कैसे सो आप बता सकते सर इस जो लीव्स है इसका जो जड़, इस प्लांट का जो जड़ होगा वो किस तरह से, टू टाइप्स ऑफ रूट, फर्स्ट वन इज द टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। एक टैप रूट सर देखो एक जो रहेगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जैसे मैं देख लीजिए इसी का जैसा एक पत्ता जो यहाँ पर पौधा जैसे ये तो मुझा गया, इसका एक जो है आपका मेन रूट है, उसी से आपका बहुत सारा एक्सेसरी रूट है ना सर। तो ये अगर इस तरह का जहाँ भी पता मिलेगा उसका जो रूट होगा दैट इज कॉल्ड टैप रूट, है ना। चाहे आप आम का भी ले लीजिए, चाहे तो आप पीपल का भी ले लीजिए, तो जिस तरह से आपको इस तरह का पौधा ये प्लांट या जो ये पेड़, तो इस तरह का पत्ता जहाँ मिलेगा तो समझिए तो टैप रूट का एग्जाम्पल है। और सेकंड वन जिसे हम बात करेंगे, So what is tap root sir? Tap सर टैप रूट का मतलब एक मेन जड़ होगी, उसके बहुत सारे आपका रेशा जैसे निकला हुआ एक्सेसरी रूट उसको बोलते हैं, दैट इज हेल्पिंग रूट, उसको हेल्प कर रहा है उसको एब्जॉर्प्शन, है ना सर। उसका एक मेन जड़ है, उसका बहुत सारा दिख रहा है रेशा दिख रहा है, किसी तो निकला नहीं, वो टूट गया था। देखिए ये ग्रास है ना सर, इसका ग्रास जितना भी देखिएगा वेव सब पैरेलल है ना सर, ये सब क्या है एक दूसरे का पैरेलल है, कहने का मतलब सबका देखिएगा जितना भी अब मैं बता रहा हूँ वेव्स का मतलब हो गया जैसे इसमें ज्यादा वर्षा से पहचान पाइएगा, एक जैसे इधर से गया तो इसी से आप देखिए ब्रांचिंग रूप में निकला हुआ है ना सर, दैट इज ये जो निकला हुआ है दिस इज अ वेव, है ना सर। अब हम इसका बात करेंगे थोड़ा इसका डिफरेंस होता है, इसका ले लीजिए या फिर कोई
गेहूं का या फिर कोई पैडी का। अब इसका बात करेंगे जितना भी वेन्स है सब यहीं से निकला हुआ है, सब एक दूसरे का पैरेलल है, इस तरह से ब्रांचिंग नहीं हुआ। ये जो आपका मेन जो आपका है इसी से आपका जो जितना भी वेन्स निकला हुआ है इससे पेटियोल से, वो सब इसी से नहीं निकला हुआ। इसमें देखिएगा थोड़ा डिफरेंस है, कोशिश कीजिएगा तो समझने का, है ना सर। तो इधर से देखिएगा सबका पैरेलल है, एक दूसरे के सब पैरेलल है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि इस तरह का जहाँ भी पौधा मिलेगा तो वो सब का तो जितना भी रूट्स होगा सब का सब फाइब्रस रूट है। तो देखिएगा ये जब आपने देखा होगा जैसे पैडी को उखाड़ करके तो उसका सब एक तरह गुच्छा में सब निकलता है रेशेदार। सर मक्का का पत्ता आएगा इसमें और ये हो गया परास के पत्ते। इस तरह से जितना भी निकलेगा सब आपका पौधा रहेगा वो फाइब्रस है ना सर। इस तरह का और बहुत सारा रूट होता है, मैंने बस वही रूट के बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ। चलो तो दैट इज द हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। आपको थोड़ा सा इससे देख के पता भी आप चलो मालूम हो गया कि किस तरह से पौधा ऐसे जाना हो जाएगा। अगर हार्ड बोलेंगे कैसे से होता तो आपको समझ पता नहीं आता, लेकिन अभी तो मैंने थोड़ा सा कुछ ये देखा करके बताया तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आया होगा। आपको बोलेगा जैसे आम का जैसे मैंगो का हो गया, पीपल्स का हो गया, उसका किस तरह का रूट रहेगा तो उससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से रूट होंगे सब, है ना सर। एक मेन रूट हो जाएगा, उसका दूसरा एक्सेसरी रूट हो गया, दैट इज टैप रूट, ग्रास हो गया। हाँ बोलिए। ये जो बर्गद के पेड़ होते हैं उनके एक्स्ट्रा रूट आता है, उस रूट को क्या करता है, उस रूट का क्या फंक्शन है तो उसका स्टील रूट बोलेंगे, स्टील रूट नहीं सर जी नहीं, उसको स्टील रूट नहीं कहते हैं। स्टील रूट तो हमारा मकई वाला जो होता है ना उसमें आता है। स्टील रूट नहीं बोलेंगे, इससे काम से स्टील रूट पक्के हो सकता है सर। एक क्वेश्चन आज हमारा जब हम क्लास ले रहे थे एक बच्चा ने क्वेश्चन किया, बार सर आए थे ग्राउंड में, बोले कि ये बच्चा हिम्मत नहीं बना करता, तो बोले कि रीजन सर, रीजन बताया सर कि भूत प्रेत का उसका चल रहा है, ठीक है। बोलता है कि सर हमारे घर में भूत प्रवेश कर गया, तो सर बोले सर इसको छोड़ दीजिए, इसके घर में भूत आ गया तो है ना, नहीं छोड़ दीजिए इसको। इसके रीजन साइंटिफिक रीजन आपका क्या है? सर हम तो आपके भरोसा नहीं किए हैं सर, मैं क्या करूँगा क्योंकि हम वही सब भरोसा करेंगे जिसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हो। अब इसके पर्सन बता देते लोग उसके बारे में देखा नहीं ना कहीं सुना है ना सर। दूसरे बात जैसे बताते हैं चाहते हो इसके बारे में, जैसे लोग बोलते हैं कि जहाँ पर आलू जलाता है, लेकिन ऐसा बताना चाहता हूँ फैक्ट क्या है। लोग बोलते हैं कि जहाँ लोग जलाता है वहाँ पर आग जलता है, तो आग नहीं जलती सर। आपको मालूम है कि फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वहाँ थोड़ा सा कुछ वो एक रेडिएशन निकलता है, मतलब बोले तो वो आग निकलती है ऐसा रात के समय में। तो देखिएगा जब कभी ये आवाज चलेगी और वो अधिकतर गर्मी के दिनों में होगा, है ना सर। कि मेरा कहने का मतलब जब वो फास्फोरस से रिएक्ट करेंगे तो वो जब रिएक्ट करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ से लाइट इमिट थोड़ा आपको पता होगा। लोग बोलते हैं आग जल रहा है, भूत आ गया, तो भूत नहीं सर, वो साइंटिफिक नहीं चीज है ना सर। हर चीज का जितना भी फैनाना हो रहा है सबका साइंटिफिक रीजन है। अब इसलिए बहुत सारा चीजें आगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति मुंडन भी करवा रहा है तो उसका रीजन है। आत्मा जो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? मैंने पहले बताया था साइंस ऐसा टॉपिक है जितना पूछेगा उतना इसका एक्सप्लेनेशन निकलेगा। तो इसी में जब हम गो थ्रू द सेम टेबल स्टेज बट एट डिफरेंट डेज, What is the different grades? हर कोई जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है शिक्षार्थी, तो उसके बारे में बता रहा है कि ग्रो थ्रू द सेम टेबल, जिस उम्मीद से वो ये वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो लर्नर और वो लर्निंग समथिंग दैट इज लर्नर। अगर वो क्या बोल रहे कि मतलब सेम चीज को अगर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सोचने ये थिंकिंग करने का समझने का, बट एट डिफरेंट रेट्स, उसका जो समझने का क्षमता होगा लेकिन अलग अलग होगा। उसी को नीचे लिखा हुआ गया, दिस मीन्स दैट, उस कहने का मतलब है कि चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप मे नॉट एक्सिबिट यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। वही मैंने बताया सर कि जितने भी टीचर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सबका समझने की क्षमता तो नहीं ना है, ये तो मैं पहले बोला है ना सर। क्या इसमें क्या करना चाहते हैं आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो इसका मीनिंग है मेरे को बता रहा हूँ। Some may be more intellectual or socially advanced than the others in the same age group. है ना सर। मैंने पहले बताया कि जो जितने भी लोग हैं सबके समझने की क्षमता बहुत ही क्षमता अलग अलग है ना सर। इंटेलेक्चुअल पावर सबका अलग अलग होंगे, कोई जो जल्दी समझेंगे कोई थोड़ा लेट से समझेंगे। मैंने तो यही समझाने की कोशिश की। इसके बाद जो स्टार्ट में था हैंड्स ऑन एक्टिविटी का आधार पर मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया, सब में मुझे एक चीज करो। अब उसमें आपके क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या होता है नहीं मालूम है। Actually, I have one part, sir. That is why I asked. इसमें और करेंगे
What's that, sir? Salt. तो सारे जो है सॉलिड के फॉर्म में देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना सर। अगर देखिए तो हम पानी डालेंगे तो देखिएगा कि ग्लो करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों, क्या कारण है कि सॉलिड फॉर्म में जो नमक रखे हम वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब नहीं जला। मैंने ऑन ऑफ करने का कोशिश किया लेकिन नहीं जल रहा है बल्ब। ये बल्ब है, यहाँ मैंने नमक डाला है, ये बल्ब नहीं जल रहा। जैसे पानी डालोगे देखिएगा कि ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। हालांकि बल्ब तो जल रहा, मैंने यही पढ़ा था केमिस्ट्री में कि अगर नमक को पानी में डालेंगे तो जो करंट हम ये करेंगे मतलब सर्किट में ऐड करेंगे तो वो जलेगा। और देख लेते हैं कि अगर वो फेल हो जाता है कि क्या सही है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे पानी मैंने ऐड किया तो पानी जैसे मिलेगा जैसे तो वो क्या होगा कि जो साल्ट था, साल्ट जैसे आयनिक कंपाउंड, वो जो आयंस था वो आयंस डिसोसिएट हो गया। पहले जब सॉलिड में था तो एक कंपाउंड थे, मतलब क्या बोलेंगे जैसे एक तरह से कि ये जो नमक बना हुआ Na और Cl से बना हुआ है ना सर। जब Na और Cl से बना हुआ है तो जैसे सॉलिड फॉर्म में था वो दोनों डिसोसिएट नहीं हो पा रहा, तो दोनों को अब डिसोसिएट मतलब होता तो वो करंट उसमें जाता है, वो बल्ब जल जाता। वो बल्ब नहीं जला क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा। जब मैंने पानी ऐड कर जब मैंने स्विच दिया तो जब बल्ब ग्लो किया, इसका मतलब ये था कि जब ये वाटर की उपस्थिति में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। जो मैंने प्लस और माइनस जो बता रहा हूँ वो आपका आयंस है, दैट मींस चार्ज है। आपका चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण बल्ब जल गया। इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो और सारे दो दिन है, जैसे कि सर्फ लेकर देखिएगा उसमें भी जल जाएगा। तो सर्फ में आपका बेस पाया जाता है सर, बस के कारण ही वो क्या करेगा बल्ब जलेगा इस तरह से। तो सर्फ में वैसे एकदम पानी डालेंगे ना सर, सर्फ में वैसे पानी डालेंगे, हाँ पानी नहीं तब जलेगा। इसके साथ अगर मैं कोलगेट का भी एग्जांपल लेंगे तो कोलगेट भी इसी तरह से ग्लो करेंगे, है ना सर। कोलगेट भी उसमें पानी डालना, पानी डालने का मतलब मेरा मकसद है कि वो आयंस में फ्लो करने लगेंगे। वो आयंस जब पानी फ्लो करने के दौरान वो क्या करेगा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, है ना सर। धीरे धीरे देखिए कि वो उसका जिससे अगर ये करना चाहेंगे धीरे धीरे इसका जो इस तरह से इसको मिल रहा है करंट या ये होने का। देखिए दोनों तार वहाँ पर टच नहीं थे, है ना, दोनों अलग अलग रखे हैं, उसमें हम डाले ताकि कुछ ग्लो कर रहा है। अगर हम टच करते तो उससे जल जाता, पहले जल जाता, वो ऑन किए थे तो जैसे पानी डाला देखिए इसका जैसे इस तरह से करंट जा रहा है उस तरह से वो ग्लो कर रहा है। कभी वोल्टेज बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, इसके बाद वही चीज जितना है इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, जितना से मिल पाएगा उतना जल जाएगा। और हमारे साथ इसको करना इसको हीट किया गया। शुरू में यहाँ पर है 30 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री मान के चलिए इसका 40 डिग्री रहेगा, यहाँ पर संदर्भ यहाँ पर 20 रहेगा, यहाँ पर 25 रहेगा। तो टेम्परेचर देखिएगा इंजीनियरली इंक्रीज करा देगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा आपको मालूम होगा कि वो गैस जो है गर्म होकर के जो हल्की गैस है वो ऊपर उठती है और जो जितना भी आपका ठंडे या फिर बोलेंगे तो भारी गैस नीचे आती है। तो इसके कारण क्या करेगा धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे फूल रही है। इसका मतलब है ये जो हीटिंग एयर है वो क्या करेंगे ऊपर जा रही है और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है ये आपका ये गुबार। इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे टेम्परेचर गेन करेंगे वो एयर होल्ड होकर के ऊपर जाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा।